गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है परमाणु एवं अणु। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जब भी इस तत्व के बारे में या इस चीज़ के बारे में नाम लेते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अणु और परमाणु होता क्या है। तो ये जो चैप्टर है ये हमें इसी बारे में बताएगा आपको थोड़ा थोड़ा कि परमाणु क्या है और अणु क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं ये जानने से कि परमाणु क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे भारतीय जितने भी ऋषि मुनि थे उनके बारे में महर्षि कणाद के अनुसार यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हम छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब हम कण को पुनः विभाजित नहीं कर पाएंगे। मतलब जब किसी भी चीज़ को आप एकदम काटते जाओ तोड़ते जाओ तो अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी कि अब आप उससे छोटा उसको नहीं तोड़ सकते हो। यह बात सबसे पहले हमारे महर्षि ऋषि कणाद ने बता दी थी, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। ये बात लिखित तौर से उन्होंने लिखी हुई थी अपने एक पुस्तक में। इसके बाद नए नए विदेशी वैज्ञानिक जो आए उन्होंने अलग अलग बनाया, लेकिन उनके इस बात से उन्होंने अपने इस जो कथन कहा था इससे ये निष्कर्ष निकाला कि इसी अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा गया। यानी किसी भी पदार्थ का ऐसा कण जो अविभाज्य है वह परमाणु, या इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, एटम। और अणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। वो हम अभी आप धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप पढ़ते जाएंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या क्या किसके बारे में कहा है उसके बारे में बताएंगे। अभी तो आपने ये देखा इंडियन पर्सपेक्टिव के अनुसार, अब हम देखते हैं कि फॉरेन पर्सपेक्टिव के अनुसार क्या है परमाणु। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है, परमाणु, जो अत्यंत छोटी होती है। अत्यंत छोटी मतलब जिसको कि आप आंख से अपने देख नहीं है, या कह सकते हैं सबसे छोटी। आगे के चैप्टर्स में आप यह भी देखोगे कि परमाणु भी किसी चीज से मिलकर बना है, वह हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है, जो कि कैसी होती है, अत्यंत छोटी। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि टुकड़े करते जाएं तो सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा वो क्या कहलाएगा, परमाणु। परमाणु का आकार किसमें नापते हैं हम, नैनोमीटर में। दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि परमाणु के आकार को, अगर जैसे कपड़ा तो है नहीं जिस कपड़े को हम मीटर में नापते, लेकिन परमाणु तो मैंने कहा एकदम सूक्ष्मतम कण है, उसको नापने के लिए हम नैनोमीटर का इस्तेमाल। अब एक नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, तो एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ये तीन पॉइंट है आपकी बुक में, इन सब चीजों का दिया गया, आप डिटेल में उसको करते जाइए। अब देखिए, हर तत्व को बताने के लिए प्रतीक चिन्ह होते हैं। तत्वों के जितने भी तत्व पाए जाते हैं तकरीबन 103 104 के आसपास आपके प्रतीक हैं, उन सब को दर्शाने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले कुछ सिंबल से इस्तेमाल किए थे डाल्टन ने, लेकिन उनको आपको नहीं लिया गया। उसके बाद कुछ ऐसे तत्वों से लेटर्स के थ्रू उनको बताया गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तत्वों के प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में जानेंगे, और कुछ तत्वों के प्रतीक चिन्हों के बारे में यहाँ पर मैं बताऊंगी, जिसको कि आपको याद भी करना होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे नाम है, कोई भी किसी का भी नाम बहुत बड़ा है तो उसको छोटे फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे एल्युमिनियम का नाम जान लीजिए, Al से प्रदर्शित करते हैं। अब यानी प्रत्येक तत्व को किसी खास प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह उसका प्रतीक चिन्ह कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम को किससे है, Al से है, ऑर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन का B से, ब्रोमीन का Pr से। ये नाम रखते समय ये ध्यान रखा गया था कि पहले लेटर का रखा जाए, और पहला लेटर कैपिटल, दूसरा वाला जब एक ही जैसे नाम वाले आएंगे तो दूसरे वालों को स्मॉल से लिखते हैं। देखिए कैल्शियम यानी Ca, कार्बन C। अब यहाँ देखिए दोनों C से है, लेकिन कैल्शियम कार्बन को C दिया गया और कैल्शियम को Ca, उसके बाद का स्मॉल लेटर में लिखें। फिर है आपका क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, एंड सोना यानी ऑरम। अब आप सोचोगे ऑरम है, यहाँ सोना गोल्ड जी से नहीं है, क्योंकि इसका लैटिन नाम जो है वो ऑरम है। फिर हाइड्रोजन H, आयोडीन I। अब ये अलग अलग तत्वों के, कुछ आपकी बुक में भी सारे तत्वों के प्रतीक दिए हैं, इंपॉर्टेंट तत्वों के चिन्ह दिए हैं, वो भी आपको याद करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ मैं बता रही हूँ।
बुक में जो दिया है उन सबको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये सब कॉमनली पूछा भी जाता है कि किसका कौन सा प्रतीक है और क्या है। शुरू करते हैं। देखिए, आयरन, आयरन है आई से, लेकिन इसको लिखते हैं Fe। शीशा यानी लेड, Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S और यूरेनियम को U से, U तो सिंपल ही है, और जिंक Zn। ये कुछ और तत्व हैं, आपने इसके पहले वाले और ये सब तो आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये सब हमेशा पूछते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, उसके बाद पूछ देगा कि इस तत्व का कौन सा प्रतीक है, किससे बताते हैं, या दे सकता है नाम दे देगा, उसका प्रतीक पूछ लेगा। तो अलग अलग तरीके से इससे क्वेश्चन एराइज होते हैं। इसको आपको करना क्या है, जितने बुक में दिए हैं उन सारे प्रतीक चिन्हों को आपको याद कर लेना है कि किससे कौन सा तत्व बताया जाता है। अब जो दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है वह है परमाणु द्रव्यमान, यानी एटॉमिक मास। आइए ये जान लें कि एटॉमिक मास क्या होता है। नाम से ही सुने द्रव्यमान, मतलब उस क्या चीज़ है जो उसको वजन या जो चीज़ दे रही है वो किस चीज़ से मिलकर बना है। ये आपकी बुक में इसके लिए कभी कभी डेफिनेशंस पूछी गई हैं, इसके लिए 2, 3, 4 परिभाषाएँ भी दी हुई हैं। उन सबको आपको एक एक बार रीडिंग करना है और फिर इसको समझना है। यहाँ पर जो आप परमाणु द्रव्यमान का देख रहे हैं, इसमें आपको कार्बन के सापेक्ष में बताया जाएगा। देखिए, वैसे अगर हम सीधे तौर से देखें तो किसी परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जो जिसका द्रव्यमान है, यहाँ परमाणु के द्रव्यमान की बात हो रही है, तो जो उसका द्रव्यमान होगा उसको हम परमाणु का द्रव्यमान कहेंगे। इंग्लिश में याद रखिए, इंग्लिश के टर्म्स आप यूज़ करते रहिए, एटॉमिक मास। अब आप यहाँ समझ गए कि परमाणु क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना, इन सब चीज़ को बना। तो किसी भी चीज़ को नापने के लिए सबसे पहले हमें इकाई या यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अब हम परमाणु इतना छोटा है तो उसको नापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान की इकाई को नापने के लिए सामान्यतः हम क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी का भी आपको द्रव्यमान यानी मास देखना है तो हम या तो ग्राम में नापते हैं, या मिलीग्राम में नापते हैं, या किलोग्राम में नापते हैं, और या क्विंटल में बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है द्रव्यमान का, तब हम उसको क्विंटल में नापते हैं। यानी अलग अलग सब चीज़ों के लिए। लेकिन ये तो एक निश्चित मात्रा जहाँ हमें पता है, जिनको हम देख सकते हैं। लेकिन परमाणु के लिए हम इन चारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान क्या है, बहुत ही कम, यानी एक अविभाज्य कण है किसी तत्व का, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया। इसके लिए अब यहाँ पर तब कुछ एक नई चीज़ के लिए खोजा गया, जिससे कि परमाणु के द्रव्यमान को बताया जाए। तो किसी परमाणु के द्रव्यमान को मापने की जो इकाई है वह कौन सी है, वह है AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। इस कहीं कहीं पे आप देखिए AMU, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, एटॉमिक, A से, M से मास और U से यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, मास यानी द्रव्यमान, यूनिट मतलब इकाई, और एटॉमिक मतलब परमाणु द्रव्यमान। अब इसको हिंदी में से बोल दें, परमाणु द्रव्यमान इकाई का इस्तेमाल हम परमाणु के द्रव्यमान को नापने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु के द्रव्यमान को नापने वाली इकाई का क्या नाम है, तो आप क्या बताओगे, AMU। किसी भी परमाणु के बारे में बात करनी हो तो, या आजकल AMU क्या सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखने का है, तो AMU को भी आजकल सिर्फ U द्वारा भी कुछ बुक्स में दिखाया गया है। यहाँ पे यूनिफाइड मास से, यहाँ पे U का मतलब यूनिफाइड मास माना जाता है। अगर AMU लिखा है या U लिखा है, दोनों ही सही है, उसमें से कोई भी गलत नहीं होगा। आप चाहो तो AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट भी यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो U यानी U, लेकिन दोनों का फुल फॉर्म देख लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट और U का यूनिफाइड मास। आप दोनों में से किसी का भी, जहाँ भी किसी भी जगह से आप कहीं और किसी और बुक में पढ़े वहाँ U लिखा है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में ही परमाणु के द्रव्यमान को नापने के लिए हम AMU या U का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये जान लीजिए, आपको प्रतीक चिन्ह बताया और किस चीज़ से नापते हैं इसके बारे में बताया। अब ये जान लें, जैसे हम जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। अब यहाँ हम जान लें कि 1 यूनिट यानी यूनिफाइड मास, यहाँ पे मैं U ही बता रही हूँ आपको, AMU नहीं लिख रही। 1 U के बराबर कितना होता है, कुछ अमाउंट फिक्स होगा जिसके बराबर 1 U को माना जाएगा। तो उसके लिए एक परिभाषा है, आप ये ध्यान से देखिए
हो सके तो आप नोट करें, लेकिन जिस प्रश्न में संबंधित इसका उत्तर आएगा उसमें आप इसको लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो बताया गया है आपके बुक में, कार्बन के 12 समस्थानिक के बारे में बताऊंगी आपको कि परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 में, मतलब अगर कार्बन 12 है तो उसके 12 हिस्से के भाग को 1 U कहा जाता है। यानी अगर कार्बन 12 है तो उसके 12 हिस्से किए जाएं तो 1/12 जो होगा वो आपके 1 यूनिट के यूनिफाइड मास के बराबर होगा। याद कर लीजिए यहाँ पर किसके सापेक्ष में बताया जा रहा है, कार्बन 12। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि 1 U के किसके सापेक्ष में आप बता सकते हैं, तो वो आप बोलेंगे किसके, कार्बन 12। कितने उसके भाग के, 1/12वें भाग को हम एक यूनिट या एक यूनिफाइड मास कहा जाता है। इसको याद करना है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन अभी आप समझते जाओ इसको कि एक के बाद एक चीज़ें क्या है। परमाणु के बारे में अभी आपने जान लिया, उस अणु क्या है ये भी मैंने थोड़ा बताया आपको। उसके पहले प्रतीक चिन्ह की ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी बताया, फिर किससे परमाणु के द्रव्यमान को नापते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बारे में। अभी आपको बताया कि कार्बन के 12वें भाग का जो है वह आपका क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, 1 मास। अब यहाँ पर जो कुछ उदाहरण आपको देखने हैं वो आप देख लीजिए और आपको ये याद भी करना है। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1। कार्बन है इसका 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32 यानी 32, क्लोरीन का है 35.5, कैल्शियम 40। ये अलग अलग ये कॉमन सबसे ज़्यादा यूज होने वाले तत्व हैं कुछ, जिनका मैंने बताया है कि आपको परमाणु द्रव्यमान। आपसे एक बार में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो आप बताओगे 1। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें जाननी है या पढ़ना है, अभी परमाणु क्या पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है कि अणु क्या होता है। अणु साधारणतः परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रहते। तो अब हम अणु की बात, अणु क्या है ये जान ले। परमाणु तो स्वतंत्र रूप में नहीं रहते। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा, ये बंध के बारे में भी हम पढ़ेंगे, परस्पर आकर्षण बल से कसकर जुड़े होते हैं, तो ऐसे समूह को अणु या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। अब यहाँ समझना जरूरी है कि 2 मतलब अणु बनने के लिए आपको परमाणु का होना जरूरी है। यानी 2 परमाणु जब मिलेंगे, 2 भी मिल सकते हैं और 2 से ज्यादा भी, तब वो आपको क्या बनाएगा, अणु। और दोनों आपस में जुड़ेंगे कैसे, किसी भी रासायनिक बंध द्वारा। रासायनिक बंध भी आगे आप पढ़ोगे, विद्युत संयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध है, ये सारे बंध हैं जिनसे आपस में परमाणु जुड़े रहते हैं। और इनमें और ये बल कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। आप देख लीजिए कि अणु होता क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन के एक परमाणु की बात करें तो H लिखते हैं, लेकिन जब भी हम उसके लिखना होता है तो हम अणु के रूप में H2 लिखते हैं। एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में सहयोग करके अणु बनाते हैं। एक ही तत्व में, जैसे हाइड्रोजन मैंने बताया H2, तो वो एक ही तत्व का हो गया। अब अगर मैं पानी की बात करूं तो वो होगा H2O, उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो वो आपस में मिलके जल का एक अणु बनाता है। इस आधार पे हम देखें कि अणु कितनी प्रकार के हो गए, तो अणु 2 प्रकार के हो जाएंगे। तत्वों के अणु मतलब समान अणु वाले, समान परमाणुओं से मिलके बने होंगे, वो होंगे आपके तत्वों के अणु। और दूसरा हो जाएगा यौगिकों के। यौगिक आप जान रहे 2 या 2 से अधिक को मिलाने पे इनके जब परमाणु मिलेंगे तब आपका यौगिक बनता है। तो तत्वों के अणु यहाँ पर देख लें, ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलके एक अणु बना है, ऑक्सीजन के 2 मिलके, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलके एक अणु बनाते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलके O3 बनाते हैं, O3 यानी ओजोन। अब यौगिक में देखिए वाटर मैंने यानी पानी मैंने बताया, यहाँ पर कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये क्या है, एक यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर CH4 यानी मीथेन, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4, ये सारे क्या हो गए, यौगिक। तत्व में समान ही आप सब जानते हैं, पहले तत्व और यौगिक आपको बताया था, जिसमें इसके अंतर के बारे में भी आपने पढ़ा था। इसमें सब समान थे और इसमें अलग। अब एक और चीज जो आपको पढ़नी है वह है आयन, कि आयन क्या होता है। आयन जानना क्यों जरूरी है इसके बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि जब
कोई भी तत्व संयोग करता है दूसरे तत्व से तो वह अपने आयनों का ही आदान प्रदान करता है। आयन होते क्या है? आयन एक आवेशित परमाणु हो सकते हैं या परमाणुओं का एक समूह होता है जिस पर कोई ना कोई आवेश, नेट आवेश, मतलब यहाँ पे किसी भी आवेश, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव दो ही आवेश होंगे, आवेश विद्यमान होता है। यानी आवेशित से यहाँ समझ लीजिए या तो आयन पॉजिटिव होगा या निगेटिव, यानी उसके ऊपर प्लस होगा यानी धन आयन होगा या ऋण आयन। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, ऋण आयन को एनायन कहते हैं और धनायन को कैटायन कहते हैं। इन सब चीज़ों को आप समझिए, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आयन क्या होता है, ऋण आवेशित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋण आवेशित होगी तो एनायन कहेंगे, धन आवेशित हो तो हम उसे कैटायन कहेंगे। यहाँ पर जो ये आवेश आते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन देने या लेने की अपेक्षा आते हैं। अब जो आपको चीज़ देखनी है वो है कि रासायनिक सूत्र, आयन को लिखने, आयन जानने से हमें रासायनिक सूत्र लिखने में आराम हो जाता है। तो रासायनिक सूत्र किसका लिखेंगे? सेम तत्व के हैं, H2 लिखते हैं तो दो परमाणु मिला के एक H2 हो गया। लेकिन मेन जब लिखना होता है यौगिक, यौगिक आप जानते हैं दो या दो से अधिक का समान अनुपात में मिलाने पर या कुछ फिक्स उसमें मिलाने पर यौगिक बनते हैं। अब तत्व के सूक्ष्मतम कण, कौन से कण होंगे सूक्ष्मतम कण? परमाणु। और किसी यौगिक के सूक्ष्मतम कण मॉलिक्यूल होते हैं, कौन? यौगिक। अब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंधन बनाकर एक समूह बनाते हैं जिसे हम अणु कहते हैं। ये दोनों चीज आप समझ चुके हो। अब लिखने का तरीका देखेंगे कि रासायनिक सूत्र, जैसे मान लीजिए जल का एक अणु है, सबसे एग्जाम्पल सबसे कॉमन है, जल का सूत्र होता है H2, यानी H कितना होता है? हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। ये सब हम जानते हैं, H2O फॉर्मूला होता है। अब उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, हमने देखा है कि H लिखेंगे, H कितने लिखेंगे? 2 और ऑक्सीजन का 1, लेकिन वो इस तरीके से नहीं लिखते हैं। उसको लिखने के लिए एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। आप सबने अपने कॉपी में भी मैंने द्विपरमाणु में आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था। अब इसका जब हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो H लिखेंगे और 2 को कहाँ लिखते हैं? नीचे यहाँ। और ऑक्सीजन का चूंकि 1 है, लेकिन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ 1 तो है, दिख रहा है यहाँ पर कि इसका 1 ही है। हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन 1। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? H2O। अब एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड के एक अणु। ऐसे सिंपल से हम जानते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड यानी हाइड्रोजन और सल्फाइड, यानी हाइड्रोजन है और सल्फाइड है। हाइड्रोजन कितना है? 2 और सल्फाइड कितना है? 1। इसको भी लिखने का तरीका जैसे अभी हमने जल के लिए लिखा था, सेम उसी तरीके से इसका रासायनिक सूत्र भी लिखने के लिए H का पहले 2 और फिर S। यहाँ पर लिखते समय एक चीज ध्यान रखते हैं कि जो प्लस वाला होता है, हाइड्रोजन क्या होता है? उस पर प्लस चार्ज है तो उसको पहले लिखते हैं और जो माइनस वाला है उसको बाद में। हाइड्रोजन सल्फाइड में S पहले नहीं लिख देंगे, H को ही पहले लिखेंगे, H2S। ऐसे ही जब जल का लिख रहे थे H2O, उसमें भी हाइड्रोजन को पहले लिखेंगे, पॉजिटिव जो प्लस वाला है उसको पहले लिखते हैं। अब आ जाइए, जैसे सबके उदाहरण देखें वैसे ही कुछ हम रासायनिक सूत्रों के उपयोगियों पर उदाहरण देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में भी दी है, मैं भी बता रही हूँ, इनको आपको याद करना है कि कुछ यौगिक। अब देखिए सबसे पहले यहाँ जो उदाहरण ले रहे हैं वो है कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए। फिर है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट यानी नमक जो आप यूज करते हो। दूसरा है आयरन सल्फाइड। आयरन का क्या सूत्र होता है आप जानते हो, जब भी उसका प्रतीक यूज करते हैं Fe और सल्फाइड का S। फिर है आपका कॉपर ऑक्साइड। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के लिए OH पहले लिखते हैं, OH लिखेंगे। हाइड्रोक्साइड 2 है तो उसको ब्रैकेट लगा के उसके नीचे लिखते हैं।